हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनीता नो ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ और यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी ससुराल की जर्नी। तो लास्ट ब्लॉग में गाइस मैंने यही शेयर किया था कि कैसे मेरे ससुर बिना बताए मुझे ससुराल में लेने के लिए आ गए। और उस समय मेरे फादर ने मतलब मेरे पिताजी ने थोड़ी बातचीत करी थी कि जो हम लोगों के बीच में ही इशू हो रहे थे, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में, मेरी जेठानी सारिका के कारण। तो कुछ जो उन्होंने डिस्कस करी थी और जिसका मेरे ससुर ने बोला था कि हाँ मतलब इसमें सुधार करेंगे, घर में जाके चर्चा करेंगे और सुधार करेंगे। और उसी समय वो आजी सास का कार्यक्रम था, इसलिए मेरे ससुर मुझे बिना बताए मेरे मायके लेने के लिए आ गए। और फिर मेरे मतलब सारी बातचीत हुई घर में और फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे मायके भेज दिया, सॉरी ससुराल भेज दिया ससुर के साथ। उस समय मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आए थे, सिर्फ मेरे ससुर और मेरे जेठ के कोई दोस्त थे वो आए हुए थे। और फिर जब मैं ससुराल गई, सारा कार्यक्रम हो गया, आजी सास का वो श्राद्ध वगैरह का कुछ कार्यक्रम था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, ऐसे कुछ कार्यक्रम था, तो वो सब हो गया। और उसके बाद ना मतलब काफ़ी दिन बीत गए, मेहमान सारे चले गए और फिर हमारे कहानी मतलब जो थी वो ही चल रही थी, मतलब कोई सुधार नहीं किसी में, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चला आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना जब फ़ेस टू फ़ेस बात हो गई, सारी चीज़ें डिस्कस होगी, किस वजह से ये दिक्कत आ रही, उसके बाद भी नहीं चीज़ें समझ में आ रही थी मेरे ससुराल वालों को, ना मेरे सास ससुर को, ना किसी को। मतलब आप सोचिए कि ससुर से सारी बात डिस्कस कर ली गई कि किस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, आप उनमें सुधार कीजिए, उसके बाद भी किसी को भी जू नहीं रंग रही। फिर ऐसे बहुत लंबा टाइम बीता। तो किसी भी इंसान की ना सहन करने की एक लिमिट होती है गाइस, क्योंकि मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से मैं ये चीज़ें देखते आ रही थी और मैं कितना सहन करूँगी, वो भी अपनी आँखों के सामने ही, उसी घर में अपने ही हस्बैंड को किसी और के साथ, और किसी और के साथ मतलब कौन, मेरी ही जेठानी। तो मैं रात दिन 24 घंटे में कहाँ तक सहन करूँगी, आप सोचिए मैं कैसे बर्दाश्त कर रही थी इतने दिन, मैं ही जानती हूँ। लेकिन बेटी होने के बाद भी यही हाल चल रहा था। तो फिर जब कुछ वहाँ पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया, कोई किसी में कोई सुधार नहीं आ रहा, जो कहते हैं वो चला आ रहा है। मतलब उनके दिमाग में ये आ गया, ससुराल वालों के दिमाग में ये आ गया कि हाँ अब ये तो ससुराल आ गई, अब ये फिर मायके नहीं जाएगी, तो अब फिर हम मतलब जैसा चला रहे वैसे चलेंगे। मतलब उनको सुधरना था ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ना मतलब मेरी शादी के पहले से ही चली आ रही थी। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की शादी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मतलब प्री प्लान था कि मुझे छोड़ना है ना, और कैसे छोड़ना है वो भी मैंने आपको बताया है पिछले ब्लॉग में। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर जब बहुत ज़्यादा हमारे बीच में फिर लड़ाई झगड़ा हुए, लड़ाई झगड़े के बाद ऐसा भी होता था कि जब मैं हस्बैंड से समझाती थी, मतलब मेरी जेठानी सारिका का नाम सुन के ही ना मेरे हस्बैंड आग बबूला हो जाते थे, मतलब उसके खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते थे। इवन इतना हो जाता था कि मतलब हाथ उठाना शुरू कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे 100 डायल भी करना पड़ा था, जिसका मैंने पिछले ब्लॉग में आपको, पिछले नहीं मतलब पहले के ब्लॉग में मैंने शायद ये शेयर किया है पहले ब्लॉग में कि मुझे 100 डायल क्यों करना पड़ा था। तो मतलब हमारे बीच में इतना ज़्यादा, कहना चाहिए इतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी थी कि मुझे 100 डायल तक करना पड़ा था, क्योंकि हस्बैंड मतलब कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, कोई ही मतलब ना मुझसे ना मेरी बेटी से, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं था कि इस घर में यहाँ कोई रह रहा है, मेरी बीबी है या मेरे बच्चे हैं तो मुझे उनको भी देखना है, या कोई जिम्मेदारी, बिल्कुल कुछ भी नहीं मतलब। और बातचीत तो हमारे बीच में होती ही नहीं थी, मैंने बताया था बिफ़ोर, मतलब बच्चा आने से पहले भी और बच्चा आने के बाद भी, मतलब मेरी बेटी हो गई उसके बाद, डिलीवरी के बाद भी हमारे बीच में कोई बातचीत होती ही नहीं थी, मतलब चीज़ें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा चीज़ें नहीं सुधर रही, क्या करूँ? क्योंकि मैं एक ही घर में रह के उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं चाह रही थी कि चीज़ें सुधर जाएँ, जैसे भी करके सुधर जाए। और मैं जब अपने हस्बैंड को समझाती थी कि अपना घर बर्बाद हो गया, जो भी था तुम्हारा शादी के पहले सब ख़त्म करो, अब मतलब बेटी आ गई है, ज़िम्मेदारी है, अगर कल को ये चीज़ें बाहर जाएगी तो अपना परिवार वो हो, मतलब अपनी चीज़ें बिगड़ेंगी। और मैंने ये एक चीज़ उनसे कहा था कि कल को मतलब चीज़ें बाहर आएँगी ना तो वो बच्चों का बहाना बताकर, लेडी है करके बच्चों का बहाना बताकर उसको बचा लेंगे, है ना, वो बच जाएगी, लेकिन सारी चीज़ें तुम्हारे ही ऊपर आएँगी। और हुआ वही कि सारी चीज़ें मेरे पति के ऊपर ही थोप दी गई, जितनी भी गलतियाँ हुई, जो भी चीज़ें हो रही
सारी चीज़ें मेरे पति है मेरे हस्बैंड के ऊपर थोप दी गई कि हाँ आप नहीं, तुम गलत हो, तुम सारी, और सारिका को एक किनारे कर दिया गया जैसे कि उसकी कोई गलती ही नहीं है, कोई गलती नहीं। जबकि जो वीडियो मैंने बताया है ना, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर है कि मेरे हस्बैंड के पास मेरी जेठानी खुद आई है, खुद ब खुद आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जेठानी की कोई गलती नहीं, सारी की सारी गलती तो मेरी जेठानी की ही है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर मैंने अपने पापा को बताया तो मेरे पापा आए थे और मेरे जीजा जी भी साथ में आए हुए थे। तो उन्होंने फिर मेरे ससुराल आया, ससुराल में सब मेरे सास ससुर बैठे थे, मेरे जेठ बैठे थे, उनके सामने उन्होंने डिस्कस किया कि भाई ये क्यों हो रहा है, मार पिटाई ये सारी चीज़ें, मतलब इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, आखिर कारण क्या है। फिर उन्होंने मैंने जो चीज़ें रखी थी वो भी उनके सबके सामने शेयर किया गया। तो मेरे जेठ ने टाइम मांगा कि आप मेरे को कुछ समय का टाइम दीजिए, मैं चीज़ें सुधारूंगा। और उन्होंने साफ वहाँ मेरे पापा के सामने झूठ बोल दिया कि नहीं मुझे इसका कोई नॉलेज ही नहीं, तेरी बीबी के बारे में इतनी बड़ी चीज़ें हो रही घर में, तुझे पता नहीं है, तेरे सामने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुझे पता नहीं है, कहता है। तो मतलब क्या ही बोलूँ इस परिवार के बारे में। फिर इसने टाइम लिया तो उस समय मेरे पापा ने मुझे नहीं ले गए मायके, मतलब उन्होंने ससुराल में ही छोड़ दिया। और उन्होंने फिर यही चीज़ समझाया कि आप देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं, मतलब कोई भी नहीं चाहता यार कि अपनी बेटी का घर बर्बाद हो, कोई नहीं चाहता। सब यही कह रहे थे कि मतलब आप उसका सॉल्यूशन निकालो, अगर चीज़ें नहीं सुधर रही तो आप उसका सॉल्यूशन निकालो। लेकिन नहीं, मेरे जेठ ने टाइम मांगा, मेरे पापा और मेरे जीजा जी वापस लौट गए, वहाँ नॉर्मल बातचीत हुई और वो वापस लौट गए, मुझे लेके नहीं गए। फिर ऐसे ही 1 महीना 1-2 महीने फिर ऐसे भी थे, मतलब मेरे जेठ ने भी कोई बातचीत नहीं करी, ना अपनी बीवी को समझाया, ना मेरे हस्बैंड को, ना घर में, ना मुझसे, ना कुछ, मतलब कोई बातचीत नहीं। कुल मिला के इन लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ समझे थे, मुझे और मेरी फैमिली को तो बेवकूफ़ ही समझ लिया कि मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि हम जैसा कर रहे हैं चलने दो, ये बोलते भी हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है गाइस, मतलब मैं ना, मुझे फ़ीवर भी आता था, मैं फ़ीड कराती थी, उस समय मेरी बेटी इतनी छोटी थी, मुझे फ़ीवर आ जाता था, कई बार ऐसा होता था ना। मेंटली रूप से परेशान है तो शारीरिक रूप से भी परेशान है, बच्ची भी छोटी, मतलब फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली मैं हर तरीके से परेशान थी उस समय। मैं ना मतलब डिप्रेशन में जा रही थी। और फिर ना क्या होता था, फ़ीवर वगैरह आता था या तबीयत ख़राब होती थी तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं था, और मुझे डर लगता था कि मैं उस समय बेटी को फ़ीड भी करवाती थी, तो होता है ना कि फ़ीवर बच्चे को भी हो सकता है, लेकिन उस समय ना वहाँ कोई मेरे को देखने वाला भी नहीं था। मैं किसी से ये भी नहीं बोल सकती थी कि तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे दवाई ला दो या बच्चे का देख लो। हाँ, उस समय ज़रूर उन लोग कर देते थे, जैसे कि घर में मैंने बताया मेरा आस-पास परिवार भी बड़ा है, चाची सास वगैरह है, मौसी सास, तो बड़ी सास, ऐसे मतलब बहुत सारी सासें हैं। तो अगर वो लोग बैठने आए हुए हैं तो क्या होता था कि सब लोग देखेंगे, तो उस चक्कर में उन लोग फिर मेरे से बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे उनके सामने। लेकिन जब कोई नहीं रहता था, है ना, अब 24 घंटे तो किसी घर में कोई नहीं रहेगा, कभी कभार ही लोग इंसान बैठने उठने आते हैं, तो उनके सामने अगर जैसे उस समय अगर मेरी तबीयत ख़राब है और वो बैठने उठने आ गए तो उस समय उन लोग ले चलेंगे मुझे डॉक्टर के पास या मुझसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं तो इनका बिहेवियर वैसा ही हो जाता था, मतलब बच्चे के प्रति भी कोई जिम्मेदारी नहीं। मतलब उनका ऐसा था कि हम लोग वहाँ मर भी जाते ना तो भी इन लोगों को एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता, और ये लोग तो वेट कर रहे थे कि कब हम निपट जाएं, माँ बेटी, इनका ऐसा ही था। फिर मतलब वो जो मेरा मतलब जेठ ने टाइम लिया था ना, तब तक भी मेरे पास प्रूफ नहीं था, सिर्फ मैं मुँह ज़ुबानी बता रही थी, क्योंकि मैं जो देख रही थी वही बता रही थी। लेकिन कोई बिलीव मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, मतलब कोई मेरी बात मानने को इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि सबको सब कुछ पता था। ये तो पहले से, अब मतलब पहले से सबको सब कुछ पता था, मुझे बाद में पता चला, तो वो चीज़ें सुधार ही नहीं रहे थे, है ना। तो उन्होंने टाइम लिया तब भी कोई चीज़ें नहीं सुधरी। फिर मुझे ये चीज़ें समझ में आई यार कि मेरे बोलने का किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं मतलब मैंने मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके साथ भी ऐसा ही केस हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक दिन बहुत रो रही थी, तो और मेरा ना, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे किसी से बात भी नहीं करने दिया जाता था। मैं मायके भी बात करती थी ना तो मेरी जेठानी कान लगा के सुनती थी, मेरे हस्बैंड अगर घर से बाहर है तो वो सडनली आ जाते थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि ये बात कर रही है, या जेठानी की बेटी है उसको लगा दिया जाता था कि ये क्या बात कर रही है, किससे मिल रही है। इवन घर में भी कोई बैठने उठने आता था तो मुझे उनसे बातचीत नहीं करने दी जाती थी, मतलब एक ना एक पहरा लगा दिया जाता था। और फिर ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ रही थी, है ना।
तो क्या हुआ कि एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड से जैसे तैसे, मतलब कहते हैं ना जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना, समझ में ही नहीं आता तो क्या करें, तो मैं ना उस दिन पता नहीं क्यों मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल लगाया, उसका मेरे जैसा ही केस था, मतलब थोड़ा सा अलग था, लेकिन उसका भी ये सब इशू चल रहा था। तो फिर मैंने उससे कॉल लगाया, तो उसने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, बोले तुम्हारी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा अनीता, और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम सही हो तो फिर तुम प्रूफ इकट्ठा करो। तो उस दिन, और उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, मतलब आप समझ सकते हो कि उस घर में मेरे लिए नज़र रखी जाती थी। उस माहौल में रहकर मुझे प्रूफ इकट्ठा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करता था, इवन बाहर वाले तक, मतलब जैसे बताऊँ, मौसी सास वगैरह, चाची सास सीधे मेरे मुंह पे कहते थे कि अगर ऐसा कुछ है जेठानी और हस्बैंड का, तो तुम्हारी गोदी में ये बेटी कैसे आ गई, ये बेटी कैसे पैदा हो गई। मतलब अब मैं किसी को ये भी नहीं समझा सकती थी कि ये कैसे आ गई, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया मुझे, बच्चे के लिए भी कैसा, मतलब इन लोगों ने माइंड गेम खेला, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उस बीच में मेरे पास आ गया प्रूफ, और वो प्रूफ मैं क्या ही बताऊँ कैसे मैंने, और गाइस जब मेरे पास प्रूफ आया ना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। और उस दिन ना, मतलब जिस दिन मेरे पास प्रूफ आया उस दिन भी मैं इतना रोई, और मन ही मन में माता जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने मन ही मन माता जी से प्रार्थना किया कि माँ, अगर मैं सही हूँ और इन लोग गलत हैं तो इनकी कोई ना कोई तो कमी होगी, आप मुझे वो कमी दिखाओ। कहीं ना कहीं मैं थक गई हूँ, मैं लोगों को यकीन कैसे दिलवाऊँ कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और सडनली उसी ही दिन, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, और उस दिन प्रूफ आ गया, मेरे मोबाइल में ही आ गया। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मोबाइल मिल गया, लेकिन जब वो प्रूफ आया ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि मेरा ही हस्बैंड, मेरी ही जेठानी, क्या ही बोलूं गाइस, अब तो इतने दिन हो गए हैं, मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, लेकिन भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, किसी बीवी को ये दिन देखना ना पड़े। पर क्या ही बोलती, प्रूफ तो आ गया, लेकिन मैं, मतलब ये था कि मेरी लाइफ जा चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक लास्ट उम्मीद रहती ना कि शायद इसके बाद भी इंसान सुधर सकता है। मतलब मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया कि चीज़ें सुधर जाए, घर बर्बाद ना हो। इवन मैंने उस लेडी का भी घर बर्बाद नहीं करने का सोचा कि उसके भी बच्चे हैं, तो मैं चाहती थी कि उसको भी अक्ल आ जाए। 45 साल 50 साल की बुढ़िया हो गई है, उसको भी अकल आ जाए। लेकिन क्या बोलते, 45-50 साल की बुढ़िया को भी जवानी छाई हुई थी, मेरी जेठानी को, क्या ही बोलूँ मैं। तो प्रूफ आ गया, लेकिन मैंने फिर घर में उस समय तो डिस्कस नहीं किया, किसी को नहीं बताया, मतलब ससुराल में किसी से उस समय नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास पहले भी मैंने प्रूफ इकट्ठा किया था। तो मेरी जेठानी ने मेरे पहले का जो मोबाइल था वो पटक के तोड़ दिया था। उस समय मैंने मैसेजेस वगैरह पकड़े थे इनके, तो मुझे पता था कि अगर ये भी पता चला तो बहुत रिस्क हो जाएगा। तो मैंने उसको अपने मोबाइल में ही रखा था, और मैंने घर में बोल दिया था कि मेरे, उस समय मेरा भतीजा हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा भी मेरा जो मायका है नैनपुर, वहाँ नहीं थे, वो रायपुर चले गए थे भैया भाभी के पास। तो मैंने मतलब बोला था, तो पापा ने बोले थे कि अभी अपने पास रखो, और मतलब हम डिस्कस करेंगे, अभी चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा मतलब ओपन मत करो, अभी घर में जाके बात करेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन चीज़ें ना इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि क्या ही बोलूँ गाइस। मतलब वो प्रूफ होने के बावजूद मैं 1-2 महीना उसी घर में रही, अपने ससुराल में ही रही उस समय। मतलब प्रूफ था, मैं अपनी आँखों से देख चुकी थी कि हाँ, ये मतलब आँखों से तो मैं देख चुकी थी, लेकिन उतना डीपली नहीं देखा था जितना मेरे पास प्रूफ कलेक्ट हुआ। तो उस प्रूफ में उतना क्लोज़ली मतलब जेठानी और हस्बैंड को जो मैंने देखा, तो क्या ही बोलूँ गाइस। और फिर उस प्रूफ को मैं रखी रही, उसके बावजूद मैं उसी घर में रह रही हूँ। इनडायरेक्टली मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मेरे पास सुधर जाओ, मेरे पास प्रूफ है सारी चीज़ें, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि मैं ऐसे ही, मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। उन लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, और चीज़ें ऐसे ही बिगड़ गई। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है गाइस, आगे की चीज़ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में।